केमिस्ट्री की लैंग्वेज को सीखना है तो पहले मेजरमेंट्स की लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, और जो हम सीखेंगे इस टॉपिक के अंदर जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ये जो टॉपिक है ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का ही टॉपिक है, तो यहाँ से तुम लोगों का बेस बनेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की। देखो यहाँ पे ना हम दो चीजें कर रहे होते हैं। पहले तो हम बोलते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जिनको मेजर करने के लिए हमें कोई भी केमिकल चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो ये जो पेन है इसका कलर मुझे ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, राइट? तो क्या ये ब्लैक कलर देखने के लिए मुझे कोई केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ रही है? नहीं करवानी पड़ रही। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर आएगा कलर? ये आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, वहीं पे मान लो अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए केमिकल रिएक्शन करवानी पड़े तो उसको हम क्या बोल देंगे? केमिकल प्रॉपर्टी बोल देंगे। जैसे कि मान लो अगर मुझे पता लगाना है कि कोई चीज एसिडिक है या फिर बेसिक है नेचर में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे रिएक्शन करवानी पड़ेगी। मैं वहां पे अलग अलग केमिकल्स का यूज करूंगी, है ना, जिसकी वजह से उस सब्सटेंस का कलर चेंज हो सकता है या ऑर्डर में चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से मुझे पता लग रहा होगा कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, राइट? अगर मान लो मुझे कंबस्टिबिलिटी प्रॉपर्टी दी हुई है, प्रॉपर्टी का नाम है अपने पास कंबस्टिबिलिटी, कंबशन, कंबस्टिबिलिटी, कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है? कंबशन का मतलब होता है बर्निंग का प्रोसेस, जहां पे एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा होता है और एक नया प्रोडक्ट बना रहा होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई नया सब्सटेंस बन रहा है और केमिकल कॉम्पोजिशन में भी चेंज देखने को मिल रहा है। तो ये जो कंबस्टिबिलिटी है कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर आएगी? केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, तो एक तो हम क्या बोल देते हैं? कंबस्टिबिलिटी बोल देते हैं, और एक हम केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या बोल देते हैं? इंडिकेटर ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, अब देखो एक बार इसको रीड करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। आइडेंटिटी और कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है और यहाँ पे हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन होती हुई नजर नहीं आ रही है। ठीक है, और इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आ सकता है? कलर आ सकता है, ठीक है, या फिर ऑर्डर आ सकता है। मान लो मैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर लूं या फिर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर लूं, तो सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती है। और अगर मैं बात करूं कंबस्टिबिलिटी के बारे में, इंडिकेटर ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में, तो ये किसके अंदर आते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। तो द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्स अ केमिकल चेंज टू अक्कर। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हमें क्या देखने को मिलेगा? केमिकल चेंज होता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है कि एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर फॉलोड बाय यूनिट्स इन व्हिच इट इज मेजर्ड। तो ना अब यहाँ पे देखो, एक तो हमने क्या पढ़ा? एक हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, और भी होती हैं प्रॉपर्टीज, जैसे कि जो हम यहाँ पे बात करेंगे, एक हम बोल रहे होते हैं क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी और एक हम बोल रहे होते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात करूं तो क्वांटिटी वर्ड आ रहा है ना यहाँ पे, और क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी यानी कि हम किसी नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर मुझे पता लगाना है कि बेड जो है उसकी लेंथ कितनी है ना, तो मैं नंबर्स के हिसाब से बात करूंगी, नंबर्स के हिसाब से बात करूंगी तो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। यानी कि जिस प्रॉपर्टी को मेजर करना आसान होता है, नंबर की फॉर्म में होती है वो, तो उसको हम क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी अभी किसके बारे में बात की? लेंथ के बारे में, या मान लो हम हाइट के बारे में बात करें तो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। वहीं पे अगर मैं क्वालिटेटिव, क्वालिटी अंदर की प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, है ना। अब मान लो जैसे हम मेटल्स के बारे में जब हम बात करते हैं, हम बोलते हैं कि मेलिएबल है, डक्टाइल है। मेलिएबल का मतलब क्या होता है? थिन शीट में कन्वर्ट करना। तो क्या हम यहाँ पे किसी नंबर के हिसाब से बात कर रहे होते हैं? नहीं, हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि ज्यादा मेलिएबल सब्सटेंस कौन सा है एंड कम मेलिएबल कौन सा है, राइट? तो हम यहाँ पे मोस्ट या लेस ये वाले टर्म्स यूज कर रहे होते हैं, नंबर्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे होते हैं। तो ये वाले जो प्रॉपर्टीज होती है ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आती है। ठीक है, जैसे हमने क्या क्या बोला? एक तो बोल दिया हमने मेलिबिलिटी,
एक हमने बोल दिया डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, वायर्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, सोनोरस हो सकता है, सोनोरस का मतलब है आवाज प्रोड्यूस करने की एबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे भी नंबर के हिसाब से इसको सॉरी, तो हम यहाँ पे इसको नंबर के हिसाब से मेजर नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया प्रॉपर्टीज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। नेक्स्ट आ जाओ, सबसे पहले दो अलग अलग सिस्टम होते थे मेजरमेंट के, एक तो होता था इंग्लिश सिस्टम और एक होता था मेट्रिक सिस्टम, और अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में हमें अलग अलग सिस्टम देखने को मिलता था। लेकिन फिर उसके बाद क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है ना, तो इसलिए क्या आया, एसआई सिस्टम आया। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम आया। तो इसमें हम 7 बेसिक यूनिट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, और ये जो यूनिट्स हैं वो हर जगह के लिए एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो हम इनको क्या बोल देते हैं, 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज बोल देते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये है हमारी एस आई यूनिट 7। तो देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, जिसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम की यूनिट होती है सेकंड, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पेयर, जिसको हम ए से डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर की होती है केल्विन, जिसको हम के से इंडिकेट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल, जिसको हम एम ओ एल, ठीक है, इससे इंडिकेट कर रहे होते हैं। एंड एक है हमारी लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम कैंडेला, जिसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेला, और इसका सिंबल क्या होता है, सीडी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद करना है। ठीक है, सारी की सारी बेस क्वांटिटी और क्या क्या उसकी एसआई यूनिट्स होती हैं, और सिंबल तो तुम्हें वैसे भी याद होंगे ही, है ना। अब हम यहाँ पे ना थोड़ी सी बात करते हैं मास के बारे में और वेट के बारे में। देखो हमने ना लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मैटर के बारे में, और हमने क्या बोला था कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस and have mass, right? Anything which occupies space and have mass, उसको हम क्या बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं। तो उस टाइम पे भी मैंने तुम्हें बताया था कि मास और एक और टर्म होता है वेट, जिसमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। एक बार रिवाइज करो, जो मास होता है सब्सटेंस का, उसका मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। और जब हम वेट के बारे में बात करते हैं, तो वेट का मतलब होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि ये है अपनी अर्थ, ये है अपना मून। कोई भी पर्सन जब अर्थ से मून पे जाता है, तो मून पे तो ग्रेविटी बहुत कम होती है, 1/6 होती है एज कंपेयर टू अर्थ, राइट। तो जब मून पे हम बोल रहे हैं कि ग्रेविटी कम है, तो अपना वेट भी क्या हो जाएगा, वहां पर कम हो जाएगा, क्योंकि वेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो वेट क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। जबकि जब हम मास के बारे में बात करें, पर्सन जो मून पे गया, ठीक है, वो लंबी लंबी छलांगे मार पा रहा है मून पे, क्यों मार पा रहा है, क्योंकि उसका वेट कम है। लेकिन मास यानी कि उसके अंदर जो भी मैटर प्रेजेंट है, क्या वो कम हो गया, क्या उसके सेल्स कम हो गए, क्या उसकी हड्डियां कम होगी, नहीं हुई। तो मास जो है वो हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो वेट है वो चेंज यानी कि वेरी कर सकता है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है ग्रेविटी के ऊपर, और मास ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता है। तो जो मास है सब्सटेंस का, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जबकि जो वेट है वो वेरी कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि ये जो मास है सब्सटेंस का, उसको हम एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर, क्या यूज करके, एनालिटिकल बैलेंस यूज करके। और अगर मैं मास की एसआई यूनिट की बात करूं, हमने अभी अभी ऊपर देखा भी था कि क्या होती है, किलोग्राम होती है। नेक्स्ट अपने पास क्या आया यहाँ पर, वॉल्यूम आया। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि एक सब्सटेंस ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक छोटा ग्लास था, मैंने उसके अंदर क्या डाल दिया, 5 ml पानी डाल दिया, तो ये 5 ml क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। तो ये क्या बता रहा है कि पानी ने कितने स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। और अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करते हैं, तो इसकी यूनिट्स क्या होती है, लेंथ क्यूब होती है। अगर मैं लेंथ की बात करूं, तो लेंथ की
जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है, मीटर होती है, यानी कि सीधी सीधी एसआई सिस्टम के हिसाब से बात करें तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। ठीक है, अब उसके बाद एक और कॉमन यूनिट होती है लीटर, जो कि एसआई यूनिट नहीं है, लेकिन जब भी हम लिक्विड्स की बात करते हैं, उसके वॉल्यूम की बात करते हैं, तो हम जनरली लीटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एमएल तुमने सुना, वैसे ही क्या होता है, लीटर होता है। और एक और चीज याद रखना, 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 ml के बराबर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, डेंसिटी। तुमको ना शायद ये याद भी होगा, रटा पड़ा होगा कि डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास है। याद करो, जब हम सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है, क्या क्या बोला मैंने, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जब हम इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर वॉल्यूम बनाया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर मास बनाऊं, ठीक है, कि कितना मैटर प्रेजेंट है, तो बेसिकली देखो, हमें यहाँ पे सॉलिड के केस में क्या देखने को मिलता है कि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, तो यहाँ पे नेग्लिजिबल स्पेस है। लिक्विड में हमें देखने को मिलता है कि भाई स्पेस तो है, लेकिन स्टिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और गैस में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे रेंडम मूवमेंट हो रही है, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। तो हमने क्या बोला, डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास है। तो मुझे मास किस में ज्यादा दिखाई दे रहा है, सॉलिड में दिखाई दे रहा है, तो डेंसिटी ज्यादा हो गई सॉलिड की, लिक्विड की कम हो गई और गैस की उससे भी ज्यादा कम हो गई। तो देखो लिखा है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर मान लो मुझे मास निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, इस फॉर्मूला में चेंज कर दूंगी, राइट। तो मैं क्या करूंगी, वॉल्यूम को ऊपर ले जाती हूँ यहाँ पे इसके पास, ठीक है, तो मेरे पास मास की वैल्यू आ जाएगी। तो मास सीधा सीधा किसके बराबर हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। कितना मास है पर यूनिट वॉल्यूम में। और अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं डेंसिटी की, तो देखो सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ मास, जो कि क्या होती है, केजी। और एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होती है, मीटर क्यूब। तो सीधी सीधी एसआई यूनिट डेंसिटी की क्या आ गई, केजी पर मीटर क्यूब आ गई। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, केजी पर मीटर क्यूब। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, सेम ही बात है। अब यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक है अपना आज के लेक्चर का, वो है टेम्परेचर। तो जब भी हमें टेम्परेचर को मेजर करना होता है, हम 3 स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। और इन तीनों में से भी ये जो केल्विन है वो एसआई यूनिट होती है। ज्यादातर जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना आगे वाले लेक्चर्स में, तो हम देखेंगे कि अपने पास अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है, तो हम उसको केल्विन में कन्वर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो केल्विन क्या है, एसआई यूनिट है। और देखो एक चीज याद रखो, अब अपने पास 3 स्केल है, यानी कि इंटर कन्वर्जन हमें आनी चाहिए। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो हमें केल्विन में चेंज करना आना चाहिए। डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, यानी कि इंटर कन्वर्जन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दो दो फॉर्मूलाज है। पहला फॉर्मूला क्या है कि अगर मान लो तुम्हारे पास डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तुमने उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो तुम क्या करोगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फॉर्मूला तुम वहां पे लगा दोगे। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में दिया, तुमने किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। और अगर मान लो तुम्हारे पास डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तुमने उसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। वैसे तो जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हम जनरली 0.15 को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम्हें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक करते हैं। इसमें हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, मास के बारे में पढ़ा, एसआई यूनिट के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये बिल्कुल फाउंडेशन है। ठीक है, इसी के बाद जब तुम आगे केमिस्ट्री के लेक्चर्स में बढ़ोगे, तुम्हें आसानी होगी। ठीक है, आई होप ये छोटा सा लेक्चर तुम लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।